आज के क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक है सिंधु सभ्यता का पतन। सिंधु घाटी एक विकसित और सभ्य सभ्यता थी। इतना विकसित और इतनी सभ्य सभ्यता का अचानक पतन हो गया होगा, इन बातों पर सहज विश्वास नहीं होता है। आश्चर्य होता है कि दुनिया की सबसे प्राचीन और सबसे विकसित सभ्यता का इतना दुखद अंत हुआ होगा। तो किसी भी सभ्यता का अंत का कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई ठोस कारण होता है। इसका कोई एक कारण नहीं होगा। तो सिंधु सभ्यता के पतन के संबंध में कई विद्वानों का अलग अलग मत है और उसमें मैं कुछ मत इतिहासकारों का विभिन्न मतों का आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं। सिंधु सभ्यता के पतन में सबसे जो पहला कारण बताया गया है वह बताया गया है बाह्य आक्रमण। बाह्य आक्रमण, और ऐसा कहने वाला इतिहास का नाम है चाइल्ड एवं व्हीलर। चाइल्ड एवं व्हीलर, ठीक है। इन्होंने तर्क दिया है कि सिंधु घाटी का सभ्यता बाह्य आक्रमण के कारण हुआ था और इसके प्रमाण के रूप में वे हड़प्पा सभ्यता के RH-37 कब्रगाह का उदाहरण पेश करते हैं। RH-37 के कब्रगाह में कई लोगों को एक साथ दफन किया गया है। इसमें कई लोगों की अस्थियां एक साथ मिली हैं। तो उन्होंने अपना तर्क दिया है कि एक साथ इतने लोगों की मृत्यु यूं ही संभव नहीं हुआ होगा। हो सकता है कि किसी ने बाहरी आक्रमण किया था और बाहरी आक्रमण के समय सिंधु घाटी के लोगों को का हार हुई होगी और सभी का सामूहिक नरसंहार कर दिया होगा, जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन में बाह्य आक्रमणकारी को उन लोग आर्यों का नाम लेते हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो भारतीय हिस्ट्री में पढ़ना होता है वह किसकी सभ्यता होती है? आर्यों की सभ्यता। तो बाह्य आक्रमण के लिए प्रमुख जो कारण बताया है या उदाहरण बताया है, RH किसका बताया है? 37 का बताया है। दूसरा जो कारण है वह है बाढ़। बाढ़ है, यह है मैके एवं बाढ़। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बाढ़ से हुआ है, ऐसा कहने वाला विद्वान का नाम है मैके एवं राव। मैके एवं राव ने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता नदी के किनारे विकसित थे और नदियों में अक्सर बाढ़ आता रहता होगा। तो सिंधु घाटी की नदियों में बाढ़ बार बार आने के कारण सिंधु घाटी के आसपास के नगर डूब जाते होंगे। तो डूबने से धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होते गया और ऐसा तर्क को साबित करने के लिए मोहनजोदड़ो के नगरों का 7 बार उत्थान हुआ था और 7 बार पतन हुआ था। तो ये कहते हैं कि मोहनजोदड़ो नगर 7 बार डूबी होगी, वहां के लोगों ने 7 बार पुनः बसाया होगा। तो बार बार बाढ़ आने के कारण वहां के लोग वहां से विस्थापित हो गए होंगे और इस तरह सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हो गया होगा? पतन हो गया होगा। तीसरा कारण जो है वह है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन, ऐसा कहने वाला इतिहासकार का नाम है अमलानंद घोष। अमलानंद घोष है। अमलानंद क्या है? घोष है। अमलानंद घोष है और माधव स्वरूप वत्स है। माधव स्वरूप वत्स है। इन दोनों विद्वानों का यह तर्क है क्योंकि सिंधु घाटी नदियों के किनारे विकसित होती होगी थी और सिंधु घाटी सभ्यता के जीविका का जो साधन था वह नदियों से चलता था। जलवायु में अचानक परिवर्तन होने लगा होगा और सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई होगी। तो इतनी विकसित सभ्यता, इतनी सभ्य सभ्यता और ऐसी सभ्यता जो कभी अपने चरम शिखर पर रही होगी, क्या बार बार सुखाड़ आने के कारण नदियों का पानी सूख गया होगा? और क्योंकि वहां के लोगों के जीविका का मुख्य साधन कृषि था, मछली पकड़ना था, या उनका जीवन सीधे जुड़ा हुआ था नदी के जीवन से, तो बार बार बाढ़ आने के कारण वहां सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई होगी और सुखाड़ की स्थिति होने के कारण वहां के लोग वहां से पलायन कर गए होंगे और इस तरह सिंधु घाटी सभ्यता का
पतन हो गया होगा। तो इस कारण का नाम है कौन परिवर्तन? जलवायु परिवर्तन। और चौथा जो कारण है बच्चों, कोई डाउट नहीं है, चौथा जो कारण है वह है प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा, इसको महामारी लिख देता हूं, प्राकृतिक आपदा या बीमारी। तो प्राकृतिक आपदा ऐसे करने वाला इतिहासकार और विद्वान का नाम था कैनेडी। कैनेडी ने अपने तर्क में यह कहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता पर अचानक कोई प्राकृतिक आपदा आई होगी या महामारी आई होगी, जैसे कोई भूकंप आया होगा, अचानक सभी लोग एक जगह दब के मर गए होंगे। तो इसके लिए भी उन्होंने RH-37 फैक्टर का उदाहरण देता है कि क्योंकि सारे लोगों को एक साथ अस्थियां मिलना इस बात का उदाहरण है कि सारे लोग एक साथ ही मारे गए होंगे। और महामारी में वहां का एक रोग के लिए उन्होंने सबसे याद रखिएगा कि अगर पूछे कि सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन का एक अंदाजा एक महामारी से लिया जाता है और वह महामारी कौन सी, तो उन्हें उस महामारी का नाम दिया था मलेरिया। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता को लोग नदी के किनारे थे, वहां मच्छर नदियों के किनारे उत्पन्न होते होंगे और मच्छरों के कारण वहां मलेरिया रोग उत्पन्न हुआ होगा और उसका कोई उस समय इलाज नहीं था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किससे हुआ होगा? मलेरिया से हुआ होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए देखिए, सिंधु घाटी का सभ्यता जो था, जैसे सामाजिक स्थिति सिंधु घाटी सभ्यता की क्या थी, बहुत ही हम शॉर्ट में बता देते हैं क्योंकि इस पर कई वीडियो में बना चुका हूं। सिंधु घाटी का जो समाज मुख्य रूप से था वो 4 वर्गों में बटा हुआ था। उसमें से विद्वान था, व्यापारी था, योद्धा या सैनिक था और एक वर्ग था कृषक। सिंधु घाटी सभ्यता की जो समाज थी वो मातृ प्रधान समाज थी। वहां महिलाओं का समाज में अधिक आदर और सम्मान मिलता था और मातृ सत्तात्मक परिवार थी। सिंधु घाटी का समाज कभी भी पुरुष सत्तात्मक समाज नहीं रहा है। और सिंधु घाटी समाज की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उस समय न वर्ण व्यवस्था थी, न उस समय जाति व्यवस्था थी, शायद कर्म व्यवस्था पर लोगों के समाज को बांट दिया गया था। और जो जैसा कर्म करता था, जो लोग पढ़े लिखे थे वह विद्वान की श्रेणी में थे, जो वणिक वर्ग थे व्यापार करते थे व्यापारी की श्रेणी में थे, जो योद्धा थे सैनिक थे, बाहरी लोगों से रक्षा करते थे वे सैनिक से, और जो खेती बाड़ी करते थे वो कृषक थे। तो उस समय सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक स्थिति कर्म के सिद्धांत पर आधारित था। सिंधु घाटी के नगरों को देखने से भी हमें पता चलता है कि सिंधु घाटी के नगर थे वो मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया था। एक नगर का जो था सबसे ऊपरी उच्च स्तर था और एक नगर का निचला स्तर था। नगर का तो जो ऊपरी स्तर था वो शहरी था और निचली स्तर था वो ग्रामीण था। तो उच्च स्तर में हो सकता है कि कुलीन लोग रहते होंगे, बड़े लोग रहते होंगे, अमीर लोग रहते होंगे, और निचले स्तर में होंगे उसमें कृषक और व्यापारी लोग रहते होंगे। ऐसे सिंधु घाटी का एक धौलावीरा स्तर है जहां वहां के समाज को, वहां के नगरों को 3 भागों में बांटा गया है। एक जो था ऊपरी नगर था, एक मध्य नगर था और एक कौन नगर था? निचले नगर था। सिंधु घाटी की सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था में लोग धार्मिक लोग थे, विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते थे। वहां अग्नि कुंड मिला है तो पता चल सकता है कि वो अग्नि की भी उपासना करते होंगे, भगवान शिव की उपासना करते होंगे, एक कुबड़ वाला बैल को अपना पूजनीय देवता मानते थे, बत्तख को अपना पूज्य पक्षी मानते थे, पीपल के वृक्ष की भी लोग पूजा करते थे। तो वहां वृक्ष पूजा, पशु पूजा, देवताओं के रूप में शिव की पूजा इत्यादि की भी मान्यता रही होगी और वे धार्मिक प्रवृत्ति के रहे होंगे। तो वहां की धार्मिक स्थिति, वहां की समाज, देखो सिंधु घाटी के जो लोग थे ना, वो सामाजिक स्थिति में दाह संस्कार की कई पद्धतियां था जिसमें मैं बता चुका हूं कि आंशिक समाधान था, पूर्ण समाधान था और एक दाह संस्कार था। लूथर से जो युगल सावधान मिला है ना, मुख्य पॉइंट नोट द पॉइंट करना, युगल सावधान जो मिला है ना, एक पति और पत्नी को दफन किया हुआ मिला है मिट्टी में, तो उससे जो दफन किया गया है ना, उनका जो सिर है वह पूरब की ओर है और पैर की ओर है पश्चिम की ओर है। अमूमन हम लोग क्या करते हैं कि लाश को जब दफन करते हैं, जलाते हैं, तो सर किधर रहता है? उत्तर की ओर, और पैर किधर रहता है? दक्षिण की ओर। लेकिन एक ऐसा मिला है कि जिसका सिर पूरब, लूथर से याद रखना
कि युगल सावधान में मिला है कि सिर है पूर्व की तरह और पैर है पश्चिम। ऐसे सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग जब दफन की प्रक्रिया अपनाते थे तो जो मृतकों का सिर आज की तरह था, अधिकतर जगह जो प्रमाण मिला है वो सिर उत्तर की तरह होता था और पैर किस तरह होता था, पश्चिम की तरह। सिंधु घाटी के लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति थे, उनकी सोच वैज्ञानिक थी। हड़प्पा से एक ऐसी महिला का मूर्ति मिला है, चित्र मिला है, जिसके बीच के नाभिक से एक पौधा उगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यह दर्शाता है कि उस समय के लोगों की सोच वैज्ञानिक सोच थी, वो अंधविश्वासी नहीं थे सिंधु घाटी के लोग। यानी महिलाओं में प्रजनन की शक्ति होती है, महिलाओं में जन्म की शक्ति होती है। शायद यह पौधा, निकलता हुआ पौधा, यह दर्शाता है कि महिलाओं में जो प्रजनन शक्ति है इस चित्र द्वारा या इस कृति द्वारा दिखाया गया है। तो हड़प्पा के एक महिला के नाभि से उगता हुआ वृक्ष का जो प्रमाण मिला है वह किस स्थान से मिला है, मैं यह भी बता चुका हूं कि वह कहां से मिला है, हड़प्पा से मिला है। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी। वहां की सामाजिक व्यवस्था, वहां की धार्मिक व्यवस्था, वहां की आर्थिक व्यवस्था में लोग व्यापार करते थे, नदी के किनारे से व्यापार करते थे। व्यापार का मुख्य साधन नाव हुआ करता था, लोथल से मिला है गोदीवाड़ा, और व्यापार का साधन शायद बैलगाड़ी भी रहा होगा, क्योंकि वहां के लोग बैलगाड़ियों से क्या करते थे, यात्रा करते थे। तो सिंधु घाटी के 5 टॉपिक में मैं उन सभी मुख्य तथ्यों को आपके सामने रखने का प्रयास किया हूं। उम्मीद करता हूं कि अगर आपका अध्ययन थोड़ा सा गहन रहा तो मुझे नहीं लगता है कि प्रतियोगिता परीक्षाओं का कोई भी प्रश्न इस चैप्टर से अगर पूछेगा तो आपको छूट जाएगा। अगले हफ्ता में मैं विज्ञान से संबंधित कोई टॉपिक स्टार्ट करूंगा। जय हिंद।